नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल पर आपको हिंदी, गणित और संस्कृत की लगातार कक्षाएं प्राप्त हो रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं एक संस्कृत की बेहद महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में हमने वर्णों के वर्गीकरण की बात कर ली थी। वर्णों के वर्गीकरण में अपन ने सामान्यतः वर्गीकरण पढ़ा था और पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण पढ़ा था। यानी कि सामान्य का मतलब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार और दूसरा अपन ने पढ़ा था पाणिनि शिक्षा के अनुसार। आज अपन बात करने वाले हैं, अपन उच्चारण स्थान की बात करने वाले हैं। देखिए, उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या होती है। उच्चारण स्थान नाम से ही पता है, यानी कि जिस वर्ण का जहाँ से उच्चारण होता है वही उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। देखिए, परिभाषा पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उच्चारण स्थान का मतलब ही क्या होता है कि जिस वर्ण का जहाँ से उच्चारण होता है तो वह स्थान ही उसके लिए क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। जैसे यहाँ पर है ट, ट का उच्चारण करते हैं तो जैसे अपन बोलेंगे ट, तो ट का उच्चारण स्थान वैसे होता क्या है, मूर्धा। देखो, मूर्धा का मतलब क्या होता है, जो अपनी जिह्वा है वो जिह्वा यहाँ आकर के टकराती है, इसी को क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। तो ट का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। उच्चारण स्थान की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो जाएगा कि किसी वर्ण के उच्चारण में मुख गुहा के जिस भाग का प्रयोग होता है, यानी कि मुख के अंदर जिस भाग का प्रयोग होता है वही भाग उसका क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान हो जाता है। आगे बात करते हैं इसके भेद की, यानी कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो देखो, सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने माने जाते हैं, 7। कितने माने जाते हैं, 7। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर क्या होगा, 7। क्या होगा, 7। नंबर 2 पे बात करते हैं कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उरस यानी उर को अपन हृदय बोल सकते हैं, काकल बोल सकते हैं, को भी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान माना गया है। इस प्रकार उच्चारण स्थान 8 माने जाते हैं। अर्थात पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। कितनी हो जाएगी, 8। सामान्य तो उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 7। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तो कितनी हो जाएगी, 8। कितनी हो जाएगी, 8। आगे बात करते हैं कि वो 8 उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। देखिए, नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 पे आ जाएगा कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ, नंबर 6 नासिका, नंबर 7 जिह्वामूल और नंबर 8 उरस को आप उर भी लिख सकते हो, उरह। ठीक है, उरह का मतलब हृदय से आप ये मत समझना। देखिए कि जो कंठ और कंठ से लेकर के नाभि तक, यानी कि पाणिनि ने ये माना कि देखो ये सभी उच्चारण स्थानों में काम आता है क्या, उरस। कि पाणिनि ने माना कि जो उरस है ये सभी उच्चारण के सभी वर्णों के उच्चारण में काम आता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्वनियाँ उड़ती हैं, बाद में मुख के यानी कि मुख गुहा पे आती है। इस कारण से इसको पाणिनि ने सभी वर्णों का उच्चारण स्थान माना। देखिए, आगे बात करते हैं क्या कि सभी वर्णों में काम आता है, यानी कि मौलिक रूप से सभी वर्णों में काम आता है, इसलिए इसको मौलिक उच्चारण स्थान भी कहते हैं। कि उरस से सभी वर्णों में मूल रूप से काम आता है, इसलिए इसको मौलिक उच्चारण स्थान भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि मौलिक उच्चारण स्थान कहते हैं, किसको कहते हैं,
उरस को। किसको कहेंगे? उरस को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि वर्णमाला में सभी वर्णों के कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। कि वर्णमाला में सभी वर्णों के कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 11। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन कौन कौन से वर्णों के कौन कौन से उच्चारण स्थान होंगे। देखिए सारणी के माध्यम से अपन समझते हैं। अपने पढ़ा पहले क्या कि सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? 8। और संपूर्ण वर्णमाला के अकॉर्डिंग उच्चारण स्थान कितने हो जाएंगे? 11। तो देखिए अब अपन एक तरफ अपने लिखा है क्रम संख्या, दूसरी तरफ लिखा है सूत्र, तीसरी तरफ लिखा है अर्थ और उनके आगे लिखा क्या है? उच्चारण स्थान। नंबर 1 पर बात करते हैं। पहला सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है ऐसे आप समझना ए और आ। कु कु से समझना कै वर्ग। कु से क्या समझोगे? कै वर्ग। विसर्जनीय नाम का मतलब क्या होता है? विसर्ग। ठीक है ना? तो ए आ, देखिए ए आ कै वर्ग। अकु है, कु का मतलब है कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से बना जाएंगे? कै, ख, ग, ग। आगे क्या? अकु है यहाँ पर आ गया विसर्जनीय नाम का मतलब क्या होता है? विसर्ग। कहने का मतलब क्या हुआ? ए आ कै वर्ग में वर्ण कौन से आ जाएंगे? कै, ख, ग, घ, है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और इन वर्णों को कंठे वर्ण भी बोलते हैं। इन वर्णों को कंठे वर्ण भी बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेना। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ऐसे मतलब समझना ए और आ। कु से मतलब समझना कै वर्ग, यानी कि कै वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। है ऐसे मतलब है। और विसर्जनीय नाम का मतलब होता है विसर्ग। तो ए आ कै वर्ग यानी कि कै, ख, घ, ग और है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इनको कंठे वर्ण भी बोलते हैं। नंबर दूसरे पर बात करते हैं। ईचू यसानाम तालु। ईचू यसानाम तालु। ई से मतलब समझना दोनों ई, यानी छोटा ई और बड़ा ई। चू से मतलब समझना चै वर्ग। और यह से यकार, यानी कि आप इनके वर्णों के आगे कार लगा के समझ सकते हो। यकार, सकार, मकार। तो यह से कौन सा? तालव्य। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। एक बार देखना इधर कि ई चै वर्ग में कौन कौन से देंगे? चै, छ, ज, झ, ञ और य और से कौन सा? तालव्य। इसको कौन सा से बोलते हैं? तालव्य। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसलिए इन वर्णों को क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण बोलते हैं। बात समझ में आगे देखते हैं। ऋटुर रसाणाम मूर्धा। ऋटुर रसाणाम मूर्धा। री से दोनों री आ जाएंगे। टू से टै वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? टै, ठ, ड, ढ, ण और र आ गया। र श कौन सा बोलते हैं इसको? मूर्धन्य से। कौन सा बोलते हैं? मूर्धन्य से। इस प्रकार से री टै वर्ग, टै, ठ, ड, ढ, ण, र, से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं।
बात समझ में आ गई। अगर आपको ये सूत्र याद हो जाते हैं तो वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और सूत्र एकदम सरल है, एकदम आसान है, आप आसानी से आप इनको याद कर सकते हो। नंबर 4 पे बात करते हैं। री तुलसा नाम दंता। देखो री से ये री आ गया, तू से तय वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? तय, थ, द, ध, न। आगे है लसानाम तो ल, और ये स कौन सा हो गया? ये दंत्य स। इस प्रकार से री तय वर्ग में आ जाएंगे तय, थ, द, ध, न, ल और स। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता यानी दंत होता है, इसलिए इन वर्णों को दंत्य वर्ण बोलते हैं। आगे देखते हैं नंबर 5 पे। उपधमानिया नाम ओष्टो। उप धमानिया नाम ओष्टो। उप से आप समझना, उसे आप समझना, दोनों छोटे ऊ और बड़ा ऊ। आगे पै से पै वर्ग में पै, फ, ब, भ और मैं। आगे है इसके बाद में उपधमानीय वर्ण बोलते हैं पै और फ को। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊ और पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 की बात करते हैं। देखो ञम गणना नाम नासिका च। ञम गणना नाम नासिका च। यम गणना नाम नासिका च। तो देखिए यम गणना नाम ञ, म, ङ, ण और न। कहने का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक जो वर्ण होता है उसका 5वां वर्ण, लास्ट का जो 5वां वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। आगे देखते हैं नंबर 7। हाँ, आगे बात करते हैं नंबर 7 की। और नंबर 7 सूत्र क्या है कि ऐदैतो कंठ तालु। ऐदैतो कंठ तालु। ऐदैतो यानी कि इनमें कौन कौन से? ए और आई। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान दो होते हैं, कंठ और तालु, इसलिए इन वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं। ओदोतो कंठोष्टम। ओदोतो कंठोष्टम यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है, इसलिए इन वर्णों को कंठोष्ट वर्ण कहते हैं। फिर से सुन लेना। ओदोतो कंठोष्टम यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम होता है। आगे बात करते हैं नंबर 9 की कि वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य मतलब वह, मैंने बताया था कार लगा देते हैं तो आगे जैसे वकार सकार, तो वकारस्य दंतोष्टम यानी कि वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ट होता है, इसलिए इस वह को दंतोष्ट वर्ण भी कहते हैं। आगे देखते हैं नंबर 10। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्य की अपन ने बात कर ली थी, तो देखो अर्धविसर्ग है ये। अर्धविसर्ग के आगे जो एक क है और अर्धविसर्ग के आगे जो क्या है? ख, यानी कि क से पहले अर्धविसर्ग और ख से पहले अर्धविसर्ग, इसको क्या बोलेंगे? जिह्वामूल है। तो जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम कि जिह्वा मूल वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वामूल होता है। आगे नंबर 11 पर है और ये अंतिम है। नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, या फिर यूँ लिख सकते हैं अनुस्वारस्य नासिका यानी कि अनुस्वार का। ये देखो ए पर जो स्थिति अनुस्वार है, तो अनुस्वारस्य नासिका या अनुस्वारस्य नासिका, तो उच्चारण जो इसका हो जाएगा अनुस्वार का वो क्या हो जाएगा? नासिका। एक बार फिर से कि बता देता हूँ कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। आज के लिए इतना ही। आगे इस उच्चारण स्थान टॉपिक को लेकर के विशेष वार्ता अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।